हेलो हाय वेलकम नमस्ते मैडम ऋतिक को हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर फर्स्ट के जिन बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836333 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको नोट्स में दो चीजें मिलेंगी। एक आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ, दूसरा जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, विद इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको क्या मिलेंगे उस नोट्स के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे। तो दो पीडीएफ्स मिलेंगी। अब यहाँ पे समझते हैं जो टॉपिक करने वाले आज है वो है लेसन नंबर 5, यानी कि आज हम लेसन नंबर 5 का इंट्रो करेंगे और इसकी बहुत सी चीजों को समझने वाले हैं। अब लेसन नंबर 5 है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की और सप्लाई की। तो पहले हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखो इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कहीं ना कहीं और आपने इलास्टिसिटी पढ़ा भी होगा आज से पहले, लेकिन आज हम इसके डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से ये अफेक्ट करता है डिमांड को। सिर्फ डिमांड के डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, सप्लाई के भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, वहां पे कुछ लिंक्स गिवन है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट लिंक है वेबसाइट का, वहां पे हर एक चैप्टर का कंटेंट मौजूद होता है। जो भी स्क्रिप्ट बनती है वहां पे भी मैं डाल देता हूं ताकि आपको वहां से पढ़ने में भी क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, जैसे कि अब मान लो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये मेरे पॉइंट मैंने ब्रीफ में नहीं लिखे, क्योंकि आपको सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ना, आपको सिर्फ डिटेल में लिखना भी है। तो वो आपको एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगी, एक तो नोट से मिलेगी इजी लैंग्वेज में, दूसरा आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पे। तो अब देखते हैं यहां पे, अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा इलास्टिसिटी। तो बात है भैया ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखो इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसकी चाहत को अफेक्ट करते हैं डिमांड को लेके, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। यानी कि किसी भी चीज की, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई, तो या तो डिमांड हमारी इलास्टिक होगी या फिर सप्लाई हमारी इलास्टिक होगी या फिर क्या होगी हमारी इनइलास्टिक। इलास्टिक होने का मतलब पता है क्या होता है कि फर्क पड़ रहा है उस फैक्टर की वजह से, डिमांड के ऊपर फर्क पड़ रहा है, सप्लाई के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और इन इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है कि उस फैक्टर की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और इसके अलावा जो मेन कंसेप्ट है ना वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसका मतलब पता है क्या होता है कि प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, पर किस लेवल पे कम होगी वो हम समझेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यानी कि क्या किस रेट से कम होगी। और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, पर किस रेट से बढ़ेगी वो हम कहां पे सीखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इलास्टिसिटी हो करता है किस रेट से अफेक्ट करेगा वो उस चीज को। तो आज तो बात करेंगे बाकी फैक्टर्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिर्फ प्राइस को लेके कि प्राइस कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है और किस रेट से सप्लाई को अफेक्ट करता है। अब पहले यहां पे समझते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले समझते हैं। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड अनदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, सिर्फ क्या दिखाता है, रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप, एक तो डिमांड के बीच में। आप यहाँ पे डिमांड, क्योंकि भाई हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो सिर्फ डिमांड को लेके चलेंगे। तो डिमांड की किससे, अनदर वेरिएबल से। कोई भी और वेरिएबल कैसे कैसे डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, जो 5 है हम डिस्कस भी करेंगे, सच एज प्राइस अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, प्रेशर एंड कस्टमर इनकम। तो ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं वो हम समझेंगे, यानी कि हम डिमांड की बात करेंगे इन सारे वेरिएबल्स के साथ। तो व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, अब ध्यान से समझना, व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द इंक्रीज इन प्राइस। अगर सपोज करो प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा उसे, इन इलास्टिक। क्या बोलूंगा, इन इलास्टिक, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे देखो, तो इट इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कमी नहीं कर रहा कोई, है ना। ऐसा भी होता है ना कई बार कि प्राइस कितना ही बढ़ जाए डिमांड कमी नहीं होती, वजह से हो सकता है। अरे अभी हम बात करेंगे भी कैसे गुड्स में ऐसा हो सकता है। सपोज करो अब नेसेसरी गुड्स है, कौन से गुड्स हैं, नेसेसरी, इसको आप चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल जरूरत की गुड्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हम लोग खाना वाना खाते हैं, ठीक है, रोटी पानी, ठीक है, जैसे कि हमारी 3 बेसिक नीड कौन सी होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो जितने बेसिक नीड्स हमारी जो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, तो क्या प्राइस का घटना या बढ़ना उनकी डिमांड पे इफेक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा।
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंड व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज और फ्लक्चुएशन इन पैटर्न ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर मान लो कि बहुत बड़ा चेंज है, लार्ज चेंज है, या फिर मैं कहता हूं फ्लक्चुएशन है किस चीज में, इन पैटर्न ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आया, डिमांड पूरी की पूरी हिल गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड। तो इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड, की डिमांड में चेंज आ रहा है। अब अगला पॉइंट देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफ्लेक्ट्स हाउ विलिंग आर कंज्यूमर टू चेंज देयर डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दिखाता है कि कंज्यूमर जो है वो कितना चेंज कर सकता है अपनी डिमांड को प्राइस के हिसाब से, या फिर यहाँ पे चीज और लिख लेना, चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स मतलब अदर वेरिएबल्स, उसमें चेंज की वजह से कंज्यूमर कितना चेंज करना चाहता है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब समझते हैं क्या करके। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, लेकिन ये 5 पॉइंट अपने पे बहुत खतरनाक टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना कि डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में क्या होता है। तो मतलब किन किन फैक्टर्स पे इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, यानी कब इलास्टिक होगा कब इन इलास्टिक होगा। सपोज करो नेचर ऑफ गुड्स, पहला पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, नेचर ऑफ गुड्स। अब नेचर ऑफ गुड्स का मतलब पता है क्या है, गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक तो मैंने बात कर ली नेसेसरी, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, लग्जरी, ठीक है, लग्जरी। अब गुड्स दो तरह के हो गए, लग्जरी और नेसेसरी। अब नेसेसरी गुड्स का मतलब पता है क्या होता है, कि भाई जो बिल्कुल जरूरत के सामान है, मतलब जिनके बिना मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। सपोज करो पानी है, खाने पीने का सामान है, ठीक है, और भी चीजें हैं जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो क्या उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, चाहे प्राइस कितना ही महंगा हो जाए। भाई अब खाना है तो खाना है, हाँ थोड़ा कम खाए गुजारा कर सकते हैं, पर चाहिए वो चीज। मतलब क्या होता है, मैं कोई एक चीज समझाता हूं कि जब भी किसी जरूरत के सामान का प्राइस बढ़ता है ना, तो लोग कम क्वालिटी करना पसंद करते हैं, पर क्वांटिटी कम नहीं करते, क्योंकि वो जरूरत का सामान है और क्वांटिटी उतनी ही चाहिए, वरना हमें दिक्कतें हो सकती है। यानी कि इन सबकी डिमांड क्या होती है हमारी, इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि नेसेसरी गुड्स के प्राइस में चाहे कोई भी चेंज आ रहा हो, उसकी क्वांटिटी डिमांड में जल्दी से चेंज नहीं आता। फिर बात है लग्जरी गुड्स की। अब लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड में क्या, एसी, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन, जिनके बिना भी आप सरवाइव कर सकते हो। तो अगर इसके प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है ना, तो लोग इनकी डिमांड करना बंद कर देते हैं। यानी कि इसकी डिमांड क्या होता है, हाईली इलास्टिक। क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक। जब कौन से गुड्स की बात आती है, लग्जरी गुड्स की। तो ये थे नेचर ऑफ गुड्स के बारे में कि दो तरह के गुड्स होते हैं, नेसेसरी और लग्जरी। नेसेसरी तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस की वजह से डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा। और इलास्टिक में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जब हमारी गुड्स कैसे होंगे, लग्जरी गुड्स होंगे, यानी कि ऐशो आराम के, बिल्कुल शौक के लिए हमने वो गुड्स ले रखा है, उनकी जरूरत भी हमें नहीं थी, फिर हम खरीद रहे हैं। तो अगर उसके प्राइस में जल्दी से अगर चेंज आता है, तो हम उसकी डिमांड में फटाफट चेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा इलास्टिक। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का यहाँ पे मतलब क्या है, वो समझने वाली बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कौन से गुड्स जो है वो इजीली अवेलेबल है और कौन से इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उससे हमारे पास क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। एक मिनट, पहले यहां तक इसको जो उतारना उतार सकता हूं बोर्ड के सामने, उसके बाद समझाऊंगा ये वाला पॉइंट। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं था, ये था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें, ये क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिन गुड्स को हम किसी दूसरे गुड्स से चेंज कर पाए, जैसे कोक और पेप्सी। ठीक है, मतलब जब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो, तो जरूरत थोड़ा हम उसी प्रोडक्ट को खरीदे। अब सपोज करो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि जो कोलगेट की जो कंपनी है, उसने अपने टूथपेस्ट के प्राइस को इंक्रीज कर दिया। अब जब वो टूथपेस्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देगा, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ना भाई? या फिर हमारे घर में ऐसे लोग हैं जिनको बस कोलगेट ही चाहिए, चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए, चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देंगे। अगर उसने प्राइस को इंक्रीज किया कोलगेट ने, या तो हम दंतकांति यूज करना शुरू कर देंगे, पतंजलि बाबा रामदेव जी का, ठीक है, और या फिर हम पेप्सोडेंट यूज कर देंगे। ठीक है, तो कोई ना मतलब हम अपनी चीज को शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। और जब भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं ना, तो मैंने क्या बात की थी यहाँ पे, तो या तो जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी वो या तो होगी इलास्टिक या फिर क्या होगी, इनइलास्टिक। और जब हम चेंज कर सकते तो क्या होती है, इनइलास्टिक। तो क्या हम यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं? तो देखो ध्यान से, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अवेलेबल इसका मतलब क्या है कि ये डिमांड कैसी है, इलास्टिक। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ाया किसने,
यहाँ पे प्राइस बढ़ाया हमारा, यहाँ पे कोलगेट ने, हम शिफ्ट कर देंगे दंत कांति के पास चले जाएंगे, पेप्सोडेंट यूज करना शुरू कर देंगे, तो इलास्टिक है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या आता है, मल्टीपल यूज ऑफ गुड। अब इस मल्टीपल यूज ऑफ गुड का मतलब पता है क्या होता है, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल यूज हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक। थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आपको एग्जांपल देता हूं, मिल्क। आप लोगों को पता है इस मिल्क जो है ये डेयरी प्रोडक्ट है, इसको हम बहुत से पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पीने के लिए यूज कर सकते हैं, दही जमाने के लिए यूज कर लिया, खीर बनाने के लिए यूज कर लिया, मिठाई वगैरह बनाने के लिए यूज कर लिया। लेकिन मिल्क को हम एक डेयरी प्रोडक्ट के तौर पे बहुत सी चीजों में यूज कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि देखो इसके क्या कौन से यूज हुए, मल्टीपल यूज ऑफ अ गुड, इसके मल्टीपल यूज है। सपोज करो इसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या इसका डिमांड इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? तो इसका डिमांड होगा यहाँ पे इलास्टिक, क्योंकि हम इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, फिर हम सिर्फ इसकी क्वांटिटी उन चीजों में यूज करेंगे जो चीजों में क्या है, बहुत ही हाईली नीड में है। फॉर एग्जांपल दूध पीना बहुत जरूरी है, प्रोटीन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, तो मैं बिल्कुल सिर्फ पीने के लिए यूज करूंगा, खीर वगैरह बनाना छोड़ दूंगा, दही जमाना छोड़ दूंगा, बाकी ये छोड़ दूंगा, तो सिर्फ पीने के लिए यूज कर दूंगा। यानी कि हम सिर्फ इसको जो पर्पस काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए यूज करेंगे, मतलब उसके मल्टीपल यूज थे, यूजेस कम कर देंगे तो क्वांटिटी भी कम लेनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, इसका डिमांड भी क्या हो गया, इलास्टिक। जैसे ही प्राइस में चेंज हुआ मिल्क के, हम इसी क्वांटिटी कम कर देंगे, तो इलास्टिक हो गया ये। उसके बाद क्या आता है हमारा, परसेंटेज शेयर ऑफ बजट। अब ये परसेंटेज शेयर ऑफ बजट क्या है वो समझते हैं। तो परसेंटेज मीन कि हम सब बनाते हैं बजट। आप सबको पता है बजट क्या होता है, कि हम लोग अपने मंथली एक्सपेंडिचर को प्लान करते हैं कि हमारा जो पैसा आने वाला है, हमारा जो इनकम आने वाली है, हमारे पास जो अंधा पैसा है वो कहां कहां खर्च होगा, हमने प्लान बना लिया। अब सपोज करो कोई चीज बहुत ही चीप है, सस्ती सी है, फॉर एग्जांपल माचिस की डिब्बी। अब मान लो प्राइस है, माचिस की डिब्बी पहले आती थी, अब उसका प्राइस 2 रुपए हो गया, क्या आप इसकी डिमांड कम कर दोगे? क्या आप माचिस यूज करना बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों बंद नहीं करोगे? क्यों बंद नहीं करेंगे भैया? क्योंकि 1 से 2 रुपए हो गया, क्या ही फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफी चीप प्रोडक्ट है और आपकी इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है। और जब इनकम ज्यादा होगी तो कंपनी का प्रॉफिट डबल कर लिया कंपनी ने, क्योंकि 1 रुपए से 2 रुपए कर लिया, सीधा प्राइस देखो दुगुना कर दिया प्राइस, लेकिन डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं ना परसेंटेज शेयर ऑफ बजट की, तो कोई चीज अगर चीप होती है, तो कोई चीज चीप होगी तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। प्राइस की वजह से पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चीप है तो इनइलास्टिक, तो चीप हुआ तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, उसे क्या दूंगा, इनइलास्टिक है भाई तू, क्योंकि तू 1 रुपए से 2 रुपए का हो जाएगा, 2 से 3 का हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए फर्क पड़ेगा ही नहीं। 1 रुपए से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, उस चीज को फिर भी कंज्यूम करते रहेंगे, क्योंकि वो काफी स्मॉल पोर्शन है हमारी इनकम का, काफी स्मॉल परसेंटेज है हमारी बजट का। लेकिन सपोज करो आपके घर में पेट्रोल आता है, अब पेट्रोल कई लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, उसमें पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल का प्राइस डबल हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा उसे, तो गाड़ी कम चलाएगा, है ना, जैसे कि पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस डबल हुआ है भाई। सपोज करो 1000 रुपए का पेट्रोल अगर आपकी गाड़ी पीती थी, 1000 रुपए तो मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट बोला है, उससे फालतू तो बाइक यूज कर जाती है पेट्रोल, ठीक है, उससे फालतू का। तो अगर सपोज करो कि अगर प्राइस डबल हो गई तो क्या हुआ, खर्चा भी डबल हो जाएगा उसका, तो हम उसका जो एक्सपेंडिचर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो डिमांड कैसी हो जाएगी उसकी, इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज अगर हमारी इनकम के स्मॉल पोर्शन में आती है तो उसकी डिमांड रहती है इन इलास्टिक, यानी कि चेंज नहीं आता। लेकिन कोई चीज चीप नहीं है, कॉस्टली है, यानी कि महंगी है, तो उसकी डिमांड कैसे हो जाएगी, इलास्टिक। यानी कि थोड़ा बहुत ही चेंज आया ना प्राइस में, हम उसकी डिमांड को कम या ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस। फिर हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टाइम फैक्टर। अब ये टाइम फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम फैक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। अब बात है शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब क्या है, कि अगर सपोज करो कि किसी को पता है कि प्राइस जो चेंज हुआ है वो शॉर्ट रन में हुआ है, तो वो डिमांड को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। जैसे सपोज करो किसी चीज के प्राइस सिर्फ कुछ टाइम के लिए बढ़ाए गए हैं, ठीक है, और अगर प्राइस कुछ टाइम के लिए बढ़ाए गए हैं तो सिंपल सी बात है उसकी डिमांड में हम फर्क नहीं डालेंगे। लेकिन अगर प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ गए हैं तो हम वहां से सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं फिलहाल ही। अभी हुआ क्या है, एयरटेल ने अपने, अब आपको थोड़ा सा पीछे चलता हूं, पहले एयरटेल के प्राइस काफी महंगे थे, एयरटेल के प्राइस काफी महंगे थे, ठीक है, और दिक्कत एक काम है लॉन्ग रन का, क्योंकि प्राइस सस्ते नहीं होंगे, वो महंगे करते रहते हैं। तो एयरटेल ने प्राइस अपना एक फिक्स रखा हुआ है। जियो ने फ्री में लॉन्च कर दी अपनी सिम, और फ्री में इंटरनेट दे रही है, फ्री कॉल दे रहा है कुछ टाइम के लिए, 6-7 महीने के लिए दिए थे जो भी, ठीक है। तो लोग एयरटेल से कहां शिफ्ट हो गए, जियो में, यानी कि एयरटेल के सब्सक्राइबर जियो में चले गए। आप लोगों को याद होगा जब जियो इस मार्केट के अंदर एंटर हुई थी तो उसने बहुत से टेलीकॉम कंपनीज को बंद कर दिया था। आप देख रहे हो ना, बचे कौन से हैं, एक जियो, एक एयरटेल और एक वोडा वीआई जिसको बोलते हैं, वोडाफोन और आइडिया, बेचारे वो भी मर्जर करके जिंदा हैं थोड़े बहुत,
ठीक है, तो एयरटेल और हमारा क्या हो गया यहाँ पे जियो। लेकिन अब देखो क्या हुआ, अब एयरटेल ने प्राइस फिर से राइज कर लिए, इस अभी भी हाल ही की बात है, और जियो ने फिर प्राइस को प्लान को बढ़ा दिया। अब हुआ क्या, बीएसएनएल मार्केट में आ गई। बीएसएनएल कह रही है हम आपको चीप रेट में सर्विस प्रोवाइड करेंगे 5G की और 4G की। तो अब लोग कहां शिफ्ट हो रहे हैं, बीएसएनएल में। तो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है कि जब लॉन्ग टर्म में किसी चीज को इंक्रीज किया जाता है ना, तो उसकी डिमांड क्या होती है हमारी यहाँ पे इलास्टिक, फटाफट चेंज आया। लेकिन अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्राइस को बढ़ाया जाता है ना, उसकी डिमांड क्या रहती है हमारे यहाँ पे इनइलास्टिक। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म में सिर्फ प्राइस को बढ़ाया गया है तो हम उसकी कंजप्शन में कोई भी चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में चेंज कर दिया ना, बड़े पैमाने पे चेंज कर दिया, बड़े लेवल पे, मतलब हमेशा के लिए चेंज कर दिया, तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कम होती है, तो डिमांड क्या होती है हमारी, इलास्टिक हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। अब हमने यहाँ पे मैं पॉइंट भूल गया था बताना, वो बता देता हूँ। अवेलेबिलिटी, जब मैंने सब्स्टिट्यूट की बात करी, तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे इलास्टिक, क्योंकि लोग जो है डिमांड कम कर देंगे। मैंने एग्जांपल क्या दिया था अभी, कोलगेट ने प्राइस बढ़ाया तो लोग शिफ्ट करेंगे किसके पास, पेप्सोडेंट के पास, या फिर कहां शिफ्ट कर जाएंगे लोग, दंतकांति के पास। या फिर मान लो इलास्टिक में कोक और पेप्सी एग्जांपल लेते हैं, अगर कोक ने अपने प्राइस बढ़ा लिया, हम कहां शिफ्ट कर जाएंगे, पेप्सी के पास। आई बात समझ में। तो इससे होगा क्या कि जब कोक ने प्राइस बढ़ाए, हम शिफ्ट कर गए पेप्सी के पास, जिसकी वजह से क्या होगी, इसकी डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक। प्राइस में चेंज हुआ और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन सपोज करो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर्स। अगर मैं एलपीजी सिलेंडर की बात करूं, तो हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, इसकी फुल फॉर्म तो सबको पता होगी ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो हम एलपीजी यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम जो गाड़ियों में सीएनजी यूज करते हैं, वो सब क्या है, उनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। और जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। प्राइस में कुछ भी चेंज आया, लोगों की मजबूरी होती है लेना। ऐसे मान लो पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं, अब जो चीज पेट्रोल पे चलेगी वो पेट्रोल पे ही चलेगी। हाँ, वो अलग बात है, बोलोगे भैया बहुत सी गाड़ियां हैं जो सीएनजी भी चलती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पर अगर मानो कोई व्हीकल है जो सिर्फ पेट्रोल यूज करता है, उसके अलावा वो किसी और पे चल ही नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड भी क्या रहेगी हमारी, इनइलास्टिक रहेगी। क्यों, चेंज आदमी कर ही नहीं सकता, उसकी जरूरत है वो वही चीज डलवाए, तो उसका प्राइस कुछ भी हो, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। यानी कि सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी प्राइस की वजह से फर्क पड़े डिमांड के ऊपर, तो चीज क्या होती है हमारी यहाँ पे, इलास्टिक। और अगर प्राइस की वजह से डिमांड में फर्क ना पड़े तो चीज क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। तो इसके मैंने बहुत से एग्जांपल्स देखे। फिर भी किसी में कोई भी डाउट हो, आप आराम से, किसी में कोई भी क्वेरी हो, आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आने वाली वीडियोस में उन क्वेरी को कंप्लीट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो ना, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9667836336, ठीक है। हो सकता है सीरीज कंप्लीट होगी तो मैं सारी क्वेरीज के ऊपर आपके कमेंट को लेके वीडियोस बना दूंगा, जहां पे मैं सारी क्वेरीज को डिस्कस करूंगा। अब जिसको यहां से जो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर इफेक्टिव सजेशन लेगा मैं उसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक जो भी सजेशन आए हैं मैं उसे अप्लाई करता हुआ आया हूं। बच्चों ने राइटिंग के लिए कमेंट किया, मैंने वेबसाइट पर कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया कि भाई जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, मतलब जो भी ये फॉर्म लिखी हुई है ना, क्वालिटी समझ में आए, और इससे जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको कहां पे मिल जाएंगे, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। और नोट्स में और वेबसाइट कंटेंट में फर्क ये है कि नोट्स को काफी इजी लैंग्वेज में किया गया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, विद एग्जांपल सारी चीज को डिफाइन किया गया है। दूसरा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड होंगे नोट्स के पीडीएफ के अंदर ही, इसलिए मैंने नोट्स को पेड रखा हुआ है। अब जिसको ऐसे जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।